नमस्कार। सोचिए क्या हो जब सरकार का बनाया कोई कानून उसी के समर्थकों को उसके खिलाफ खड़ा कर दे। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत में विश्वविद्यालयों के लिए आए एक नए नियम को लेकर, जिसने एक अप्रत्याशित राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो आज हम इसी जटिल और कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दे की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा नया नियम है जिसने सड़कों पर विरोध, इस्तीफों और यहाँ तक कि कुछ बड़ी आवाजों की नजरबंदी तक को जन्म दे दिया। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए दिशा निर्देश। अब इस पर जो इतना तीखा रिएक्शन आया, उसे समझने के लिए सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि भाई इन दिशा निर्देशों में आखिर है क्या। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये नियम एक बहुत अच्छे इरादे से बनाए गए लगते हैं। मतलब मकसद है भेदभाव को रोकना। इनके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये निर्देश दिया गया है कि वो खास कमिटियां बनाएं। और इन कमिटियों का काम क्या होगा? काम ये होगा कि छात्रों की जाति, धर्म या किसी भी दूसरे आधार पर होने वाले भेदभाव से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं, उन्हें सुनना और उनका निपटारा करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, इनकी जड़ें सरकार की अपनी किसी पहल में नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अहम आदेश के बाद आई हैं। ये आदेश आया था रोहित वेमुला की मां की याचिका समेत कई और याचिकाओं के बाद। एक ऐसा मामला जिसने विश्वविद्यालयों में भेदभाव के मुद्दे को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये नियम खासतौर पर किन के लिए हैं? ये डिज़ाइन किए गए हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी छात्रों के सामने जो चुनौतियां आती हैं, उनको ध्यान में रखकर। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। इरादा भले ही नेक था, लेकिन यही जो क्लासिफिकेशन है, यही जो वर्गीकरण है, वो अनजाने में विवाद का सेंटर बन गया और इसने समाज के दूसरे वर्गों, खास तौर पे जनरल कैटेगरी के बीच एक बेचैनी सी पैदा कर दी। तो सवाल यही उठता है कि भेदभाव रोकने वाला एक नियम इतने बड़े विवाद की वजह आखिर बना कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे ये गुस्सा सड़कों पर उतरा, इस्तीफों का कारण बना और उन समुदायों से इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई जिन्हें सरकार अपना मजबूत समर्थक मानती थी। इस पर जो रिएक्शन था वो बहुत तेज था। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, पहले ही दिन गाइडलाइंस की घोषणा के साथ ऑनलाइन बहस छिड़ गई। 10वें दिन तक आते आते ये बहस उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रोटेस्ट की प्लानिंग में बदल गई। 12वें दिन बरेली के एक सिटी मैजिस्ट्रेट ने नाटकीय ढंग से इस्तीफा दे दिया और 14वें दिन तक तो सरकार ने विरोध की इजाजत ही रद्द कर दी और कई बड़ी ऑनलाइन आवाज़ों को नज़रबंद कर दिया गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इस विवाद में जैसे आग में घी का काम किया। उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने इस नए नियम की तुलना ब्रिटिश राज के कुख्यात रोलेट एक्ट से कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसने सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा था उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। सरकार के इन कदमों ने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। पहले विरोध की इजाजत देना, फिर उसे अचानक रद्द कर देना और उसके बाद लोगों को नजरबंद करना। इन फैसलों ने आलोचकों को ये कहने का सीधा सीधा मौका दे दिया कि सरकार असहमति की आवाज को दबा रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े राजनीतिक सवाल पर ले आता है कि आखिर कोई भी सरकार जानबूझकर अपने सबसे वफादार समर्थकों को नाराज करने का इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएगी? ये स्लाइड आलोचकों के मुख्य तर्क को एकदम साफ दिखाती है। उनके मुताबिक सरकार का इरादा तो था अम्बेडकरवादी और पिछड़े वर्ग के वोटरों को साथ जोड़कर अपना आधार और बढ़ाना, लेकिन नतीजा इसका ठीक उल्टा हुआ। उन्होंने अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को ही खुद से दूर कर दिया। मतलब एक ऐसा राजनीतिक सेल्फ गोल, एक ऐसा दांव जो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। आलोचकों ने इसकी तुलना महाराष्ट्र की हाल की राजनीतिक घटनाओं से भी की, जहां उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक आधार से दूरी बनाने के बाद सत्ता खो दी थी। संदेश एकदम साफ था, अपने कोर सपोर्टर्स को नजरअंदाज करना राजनीतिक तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये जोखिम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक नंबर से लगाइए। एक पैनलिस्ट का कहना है कि पिछले चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच सिर्फ 20 सीटों का फर्क था। ये छोटी सी संख्या इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि जब बहुमत इतना कमजोर हो तो अपने कोर वोट बैंक के किसी भी हिस्से को नाराज करना कितना बड़ा सियासी खतरा है। ये टकराव सिर्फ सड़कों पर या राजनीतिक गलियारों में नहीं था, बल्कि ये विचारों और धारणाओं की भी एक लड़ाई थी।
आलोचकों ने सरकार पर कई वैचारिक और कम्युनिकेशन से जुड़ी गलतियों का आरोप लगाया, जिससे ये मैसेज गया कि सरकार अपने ही सिद्धांतों से भटक रही है। ये टेबल सरकार के कामों में जो विरोधाभास दिख रहे थे, उन्हें साफ तौर पर सामने रखती है। देखिए, एक तरफ सरकार ने यूजीसी के समर्थन में रैलियों को इजाजत दी, लेकिन इसके खिलाफ होने वाली रैलियों से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले विरोध की अनुमति दी, फिर उसे रद्द करके गिरफ्तारियां की। और सबसे बड़ा विरोधाभास, हिंदुओं को एक करने का दावा करने वाली पार्टी ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्हें कई लोग समाज को बांटने वाला मान रहे थे। इसी बीच जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे वैचारिक नेताओं ने 2000 साल के शोषण वाली बात की, तो कई समर्थकों को लगा कि वो तो अपने राजनीतिक विरोधियों यानी वामपंथियों के नैरेटिव को ही अपना रहे हैं। इससे उनका अपना बेस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और ये सवाल उठने लगा कि क्या पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर जा रही है। और इस आग में घी डालने का काम किया पार्टी के अपने ही सोशल मीडिया विंग ने। हुआ ये कि जब पार्टी के आईटी सेल ने इन दिशा निर्देशों की आलोचना करने वाले अपने ही समर्थकों और इन्फ्लुएंसर्स पर ऑनलाइन हमला करना शुरू कर दिया, तो एक नीति पर जो असहमति थी वो एक पर्सनल और पब्लिक झगड़े में बदल गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ आलोचना और गुस्से की नहीं है। कुछ आवाज़ों ने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाया। तो सवाल है कि क्या सुधार का कोई रास्ता है? एक प्रमुख इन्फ्लुएंसर ने सरकार के सामने सुधारों की एक पूरी लिस्ट ही रख दी। इसमें शिक्षा मंत्री को हटाने, शोषित और पीड़ित जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करने और झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान करने जैसे कई ठोस सुझाव शामिल थे। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि इस विवाद से बाहर निकलने का एक पूरा रोड मैप था। अपनी मांगों को रखने के लिए महाभारत से एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल किया गया, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों ने युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। उसी तरह आलोचक कह रहे थे कि वे पूरी नीति को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि विश्वास दोबारा बनाने के लिए एक वाजिब समझौता चाहते हैं। तो आखिर में यूजीसी के इस एक नियम ने सरकार और उसके समर्थकों के बीच की गहरी दरारों को सबके सामने ला दिया है। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी अनबन है जिसे वक्त के साथ सुलझा लिया जाएगा, या फिर ये भारतीय राजनीति के समीकरणों में एक स्थायी बदलाव का संकेत है? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही बताएगा।